हेलो स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के एक फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के फोर्थ पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक मैंने 3 पार्ट पर वीडियो कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम हेयर। आई बटन पर क्लिक करके आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 पार्ट्स में मैं एकदम NCERT सीरियल वाइज आ रहा हूँ, जैसे कि बुक में दिया हुआ है। तो कॉटन इंडस्ट्रीज तक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो कॉटन इंडस्ट्री के बाद आता है जूट इंडस्ट्री, जहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू मेक अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि अगर आप इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ के फुल फ्रेश प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए, सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी इस चैनल से अपना प्रिपरेशन को अच्छे ढंग से कर सके। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिविजन, सब कुछ आपको यहाँ पे एक जगह पे मिलेगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आते हैं हम लोग जूट टेक्सटाइल्स पर। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जूट के बारे में, हम लोग उसको पहले पता करते हैं। जूट टेक्सटाइल कैसा होता है? तो जूट टेक्सटाइल जो आप लोग देखते होंगे कि खास करके पैकेजिंग में ये यूज़ होता है। ठीक है, जो बोरी आती है, जैसे चावल की बोरी, ठीक है, अनाज की बोरी, तो वो बोरी देखिएगा एक मोटे ढंग का एक कपड़ा रहता है। ठीक है, वो आपका जूट का बना होता है। ठीक है, वो नेचुरल एकदम प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। जो जूट निकलता है इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन एक्सपोर्ट में हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश हमसे एक्सपोर्ट में आगे है। तो ये कैसे पॉसिबल है? थोड़ा दिमाग लगाइए। जब हम लोग प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट में पीछे कैसे हो जाते हैं? तो इसके पीछे एक रीज़न समझिएगा। देखिए, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग, कोई भी देश अपने देश से सामान दूसरे देश में जब भेजता है उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट कोई कब करेगा? सबसे पहले मान लीजिए जूट निकला है, हमारे देश में प्रोड्यूस हुआ है, तो सबसे पहले इस जूट का प्रयोग तो हम लोग खुद करेंगे ना। हमारे यूज़ करने के बाद जो बचेगा तब हम लोग अदर कंट्रीज़ को सेल करेंगे। ठीक है, यही एक्सपोर्ट का फंडा है। तो हमारे कंट्री का खुद का इतना कंजम्पशन है, इतना खपत हो जाता है कि हम लोग दूसरे देशों को बेचना बाद में सोचते हैं। इसीलिए हम लोग एक्सपोर्ट उतना नहीं करते जितना बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश का खुद का कंजम्पशन ही कम है, इसलिए वहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। बात खत्म। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखा जाए, इसकी खासियत क्या है? द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। मतलब आज दुनिया में फिर से हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। जितने भी गलतियां हमने की हैं, पॉल्यूशन करके, प्लास्टिक्स को फैलाकर, अब हम लोग उसको ठीक करना चाहते हैं। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने का मतलब क्या है कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को यूज़ करें, जो कि इन्वायरमेंट में फिर से घुल जाता है, फिर से डिकम्पोज हो जाता है। तो जैसे कि बायोडिग्रेडेबल है, ये जूट जो है बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए हम लोग तो यही सब खोजते हैं। तो इसलिए जूट का जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, पहला जूट का प्लांट कब लगाया गया था? 1855 में, 1855। देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड रिश्रा एट कोलकाता। कोलकाता में एक रिश्रा बोलकर जगह है, जहाँ पर 1855 में पहला इसका जूट मिल लगा था। ठीक है, याद कीजिए, कॉटन के बारे में भी हम लोग इसी प्रकार पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम लोग जूट के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो कॉटन मिल पहला कब लगा, इंडिपेंडेंस टाइम पे कैसा था, है ना। ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर पार्टीशन इन 1947 द जूट मिल्स रिमेन्ड इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान। देखिए, समझिएगा थोड़ा मैटर को। जो हमारे देश का बंटवारा हुआ उसकी भी एक अच्छी खासी लंबी कहानी है ना। कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप ड्रॉ करने का, अच्छा बन जाए तो अच्छी बात है, हालांकि कुछ खास नहीं बन रहा है। ठीक है, ये इंडिया ही है, आई एम सॉरी। देखिए, मेन मेरा पर्पज़ है ये पोर्शन आपको दिखाने का। ठीक है, ये है बांग्लादेश और यहाँ पर है हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ बांग्लादेश है, ये हो गया बांग्लादेश और ये वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहले जब इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न हुआ था 1947 में, 47 में, तब पाकिस्तान 2 पाकिस्तान था। ठीक है, एक तो ये पाकिस्तान जो आज भी है यहाँ पर, ये वाला एरिया पाकिस्तान है, और ये एक पाकिस्तान था, ये भी पाकिस्तान। बांग्लादेश जो आज आप बॉर्डर देख रहे हैं ये वाला, पहले ये पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
तो क्या बोलते थे, इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड में है। देखिए मैप में ड्रॉ कीजिएगा तो ये हम लोग का ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये ईस्टर्न साइड में तो इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलता था सब, और इसको वेस्ट साइड में तो इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलता था। जब पाकिस्तान इस पर क्रूरता करता था, हमले करता था, इन पर ज्यादती करता था, तो इंडिया आके उसे बचाता है और उसको एक अलग मुल्क बनाता है, अलग कंट्री बनाता है। उसका नाम रखाता है बांग्लादेश। और ये घटना कब घटी थी, 1971 में। आपने हाल में एक मूवी देखी थी अजय देवगन की, आई थी भुज, है ना। भुज का जो स्टोरी था 1971 का था। हालांकि वो यहाँ पर गुजरात साइड में अटैक हुआ था, लेकिन उसी इंसिडेंट्स के दौरान, ठीक है, जब इधर लड़ाई चल रही थी तभी के दौरान। तो ये क्या हुआ, अब फिर हम सब टॉपिक में आते हैं। बांग्लादेश जो था आज़ाद हो गया। तो अब बांग्लादेश को पहले विभाजन जब हुआ तो पूरा बंगाल ये बांग्लादेश में भी था, मतलब ये पूरा बंगाल बोलते थे। पहले तो भारत का हिस्सा था ना भाई, 47 के पहले तो भारत का हिस्सा था, फिर ये पाकिस्तान बना। तो जब पाकिस्तान बना तो हम लोग का बहुत सारा जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था ना, वो पाकिस्तान में चल गया, जो कि बांग्लादेश में चल गया। समझिए सिंपल भाषा में, तो बांग्लादेश में चल गया, ठीक है। तो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया हम लोग का जो था वहाँ चल गया, और फैक्ट्री जो था वो वेस्ट बंगाल में रह गया। तो हम लोग को थोड़ा लॉस हो गया इस इंडस्ट्री के मामले में। तो हम लोग को फिर से अपना मेहनत करके यहाँ पर भी काफ़ी खेत वेत बनाकर इसको प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। और मेहनत आप लोग को दिख ही रहा है। कैसे मेहनत दिख रहा है सर, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, हम लोग फिर से लार्जेस्ट बन चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। 3/4 मतलब 75%, 3/4 मतलब पता है 75% जो हम लोग का जूट प्रोडक्शन एरिया था वो बांग्लादेश चला गया था। अब हम लोग फिर से प्रोडक्शन करके आगे बढ़ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, पूछेगा कि ज़्यादातर जो मिल है, मतलब किसकी मिल, जूट टेक्सटाइल जो है वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, ठीक है। वहाँ पर हुगली रिवर है, उसके आसपास ये लोकेटेड है। क्यों, ये पूछेगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देगा, फिर आपको आंसर करना है। तो आप इन रीजंस को दीजिएगा। देखिए सबसे पहला रीज़न क्या है ना, कोई भी इंडस्ट्री को जब कोई सेटअप करता है ना, मान लीजिए इंडस्ट्री को मुझे यहाँ सेटअप करना है, तो मान लीजिए मुझे यहाँ जूट का इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो सबसे पहले जो अगर मेरा कॉमन सेंस होगा ना, तो मैं क्या चाहूँगा कि आसपास में वहाँ पे जूट का प्रोडक्शन हो, मतलब खेत ढेर सारा हो जहाँ पे मुझे जूट मिल जाए। क्यों, क्योंकि एक खेत से मुझे इंडस्ट्री में पहुँचाने में खर्चा कम लगेगा। सिंपल सी बात है। हर इंडस्ट्री का सेटअप करने का पीछे का मेन उद्देश्य यही होता है, जहाँ रॉ मटेरियल मिलता है वहीं पर इंडस्ट्री सेटअप कर दो, बात खत्म। बाकी चीज़ें खुद ब खुद मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। कैसे होती है समझिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। मतलब प्रॉक्सिमिटी मतलब करीब है, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है यहाँ से बहुत करीब है, हुगली रिवर के आसपास बहुत करीब है, ठीक है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर सस्ता है, करीब है तो सस्ता तो पड़ेगा ही, सिंपल सी बात है। अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज, ठीक है। बंगाल एरिया है, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है, तो रेलवे रोडवे है ही वहाँ पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। एबंडेंट वाटर फॉर प्रोड्यूसिंग रॉ जूट, पानी अच्छा मिल जाता है, बगल में नदी है, बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है, ठीक है। और अगला रीज़न है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लेबरर्स मिल जाते हैं पश्चिम बंगाल से, बिहार, उड़ीसा, यूपी से, यहाँ पर लोग जो कि फैक्ट्री वगैरह में काम कर सकें, मिल्स में, तो वो लोग मिल जाते हैं यहाँ पर, तो वर्कर्स मिल जाते हैं सस्ते दामों में। और कोलकाता बंगाल का मेन टाउन है कोलकाता, वो बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है, वहाँ पे बाकी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटी, ये सब चीज़ें मिल जाती है। तो इतना सारा कुछ अवेलेबल यहाँ पे है, इसलिए सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री में पूछेगा कि अगर कहाँ पे लोकेटेड है, तो वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पर, तो हुगली रिवर के पास। आई होप यू हैव गॉट ऑल द रीजंस, ठीक है। तो इतने रीजंस में मेन रीज़न तो यही था। अच्छा बताइए, वाटर ट्रांसपोर्ट, रेलवे, रोडवेज, ठीक है, लेबरर्स को अरेंज करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटी करना, क्या हमारे देश के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज है क्या? सब जगह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे हम लोग को प्रोडक्शन ढेर सारा मिल रहा है ना, वहीं पे ना पैसा लगाएंगे, वहीं पे ना रोड बनाएंगे और हम लोग सब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ठीक है। तो यही मेन कारण था, प्रमुख कारण ये है, बाकी सब कारण हम लोग अरेंज कर लेते हैं। चलिए ठीक है। चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस है भाई? तो पहला चैलेंजेस है स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स। सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट मतलब जो
जो कृत्रिम ढंग से कपड़े को बनाता है, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक बैग आपको मान लीजिए 1 रुपये में मिल रहा है तो जूट बैग आपको 10 रुपये में मिल रहा है, आप सस्ता के पीछे जाएंगे, आपको इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है अगर आप प्लास्टिक बैग यूज़ करेंगे, बात ख़त्म। तो प्लास्टिक बैग यूज़ करने वालों की संख्या बहुत है, तो ये सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट है, इससे काफ़ी कंपटीशन मिल रहा है बाज़ार में, ठीक है। हालांकि प्लास्टिक वगैरह बहुत जगह बैन होता है तो उससे जूट और कपड़े की चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, तो ये एक चैलेंज है। और हमारे कॉम्पिटिटर्स है, मतलब बाकी देश भी उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, तो ये लोग भी से हम लोग को टक्कर मिलता है, कंपटीशन मिलता है, ठीक है। नेशनल जूट पॉलिसी हमें काफ़ी हेल्प करता है। देखिए हमारे देश में एक पॉलिसी बना था, एक नियम बना था जूट पॉलिसी, जिसका मतलब कि कहीं भी चीज़ की पैकेजिंग के लिए मैंडेटरी किया गया है जूट को, ठीक है। मतलब आपको कहीं पर ट्रांसपोर्ट करना है कुछ, जैसे कि मैंने बोला ना, बोरी जो आती है आलू की, अनाज की, अलग अलग, ठीक है, वो बोरी जो रहती है वो आपकी जूट की रहती है। तो क्यों ऐसा क्या है जूट में कि बाकी कपड़ों का नहीं बनता है? जूट जो है उसको मैंडेटरी कर दिया है, ये नेशनल पॉलिसी है हमारा। तो ऐसा क्यों किया गया? इससे क्या होगा, मान लीजिए पूरा कंट्री में हम लोग पैकेजिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा कि पैकेजिंग के लिए मुझे ढेर सारी बोरी चाहिए, डिमांड बढ़ेगा तो किसानों का बिक्री बढ़ेगा जूट का, तो बिक्री बढ़ेगा तो वो लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, इससे इंडस्ट्री को जान आ जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज द डिमांड, वही बात कहा गया है, थ्रू आउट द कंट्री टू मीट द डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो इससे इंडस्ट्री है स्ट्रेंथन हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। अगला पॉइंट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, बस नाम को याद करते हैं और कुछ करना नहीं है, कंट्री के नेम को याद करना है। यूएसए, सऊदी, यूके, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग भेजते हैं और लेते हैं फ्रांस, चाइना, नेपाल, बस 2-3 कंट्री का नाम ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक आता है शुगर इंडस्ट्री। देखिए अब जितने भी इंडस्ट्री है ना वो ज़्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट टॉपिक्स है, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है और फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। शुगर इंडस्ट्री को फटाफट देख लिया जाए कि इंडिया का क्या पोजीशन है, तो इंडिया इज सेकंड है इंडिया शुगर प्रोडक्शन में, और फर्स्ट प्लेस है गुड़ के और खंडसारी के प्रोडक्शन में। खंडसारी क्या होता है, एक टाइप का शुगर होता है, लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, मिठास के लिए यूज़ करते हैं। तो ये गुड़ और खंडसारी बनाने में हम लोग 1 नंबर पे हैं, लेकिन शुगर जो प्रोडक्शन है, चीनी बनाने में हम लोग सेकंड पे हैं। मतलब देखिए बनता तो सब शुगर केन से ही है ना, शुगर केन से बनता है, शुगर केन जो गन्ना होता है, लेकिन शुगर केन से हमें शुगर बनाना है, गुड़ बनाना है, खंडसारी बनाना है, तो हम लोग शुगर बनाने में सेकंड नंबर पे हैं, गुड़ और खंडसारी बनाने में टॉप पे हैं। मतलब ये हम लोग प्रोडक्शन थोड़ा कम करते होंगे, यही कारण होगा ना, क्योंकि मेन तो रॉ मटेरियल तो हम लोग का सेम है, ठीक है, यही बात है। प्रॉब्लम्स क्या है भाई हमारे साथ शुगर इंडस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रॉ मटेरियल यूज इन द इंडस्ट्री इज बल्कि, आप खुद सोचिए कि जो ट्रक्स में भर के गन्ने को ले जाता है कितना भारी हो जाता होगा, है ना, काफ़ी बल्कि हो जाता है, रॉ मटेरियल बहुत बल्कि है। तो जब बल्कि होता है, और इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हॉलेज होता है, हॉलेज मतलब जब एक प्लेस से दूसरे जगह ले जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जो डिले होता है, मान लीजिए कि आज यूपी में प्रोडक्शन हुआ और उसको भेजना है हमें महाराष्ट्र, तो मान लीजिए 1 सप्ताह लगा, ठीक है, 1 वीक का टाइम लग गया, तो ये जो डिले हुआ ना, इसमें क्या होता है, उसकी मिठास जो है वो कम हो जाती है, मतलब क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। क्वालिटी आपका ख़राब होगा तो कोई लेगा फिर, तो दिक्कत होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब इसका सुक्रोज कंटेंट जो होता है वो रिड्यूस कर देता है। सुक्रोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट स्वीट, इसको मिठास देने का काम कौन करता है, सुक्रोज मौजूद रहता है, ठीक है। द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री हर सालों भर तो चलता है नहीं, 12 मास, तो ये सिर्फ खारिफ क्रॉप है तो सिर्फ खारिफ सीजन में चलता है, बाकी के सीजन में किसान बैठे रहते हैं तो उनको दिक्कत होता है, ठीक है। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जो निकालने का प्रोडक्शन का तरीका है काफ़ी पुराना है, जिससे कि ज़्यादा हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है, कम ही निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके को अपनाना पड़ेगा जिससे हम लोग बेहतर कर सके प्रोडक्शन। नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज का हम लोग को यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। बैगेज क्या होता है, देखिएगा कि जो हम लोग शुगर केन का, जैसे कि आपने गन्ने का शरबत पिया होगा, गन्ने के शरबत को हम लोग पीते हैं तो उसके बाद देखिएगा कि उसका मटेरियल बच जाता है, सूखा हुआ, है ना, रिमेन्स बच जाता है, वो जो मटेरियल बच जाता है ना उसको बोलते हैं बैगेज, ठीक है। तो उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो बचा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए जानवरों को खाना खिलाने के लिए, है ना, गाय वगैरह ये लोग खिला सकते हैं हम लोग, तो एक चारा के तौर पे उसको बना सकते हैं, तो वो यूजुअली फेंक दिया जाता है, उसका यूज़ नहीं किया जाता है। ये सब थोड़ा हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, इट इज़ आइडियली सुटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। वाई?
आखिरी है कि ये जो सीजनल है, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए सीजनल है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए काफ़ी सूट करेगा। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है? जब हमने सेक्टर्स को डिवाइड किया था, तो उसमें एक जॉइंट सेक्टर ओनरशिप के आधार पे प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट और कोऑपरेटिव, याद आ रहा है? तो कोऑपरेटिव जो इंडस्ट्री है उसमें क्या है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप शुगर इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या रीज़न दीजिएगा? रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिए पहले। रीज़न क्या क्या कहा गया है? कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है? बहुत लोग मिलकर एक साथ मैनेज करते हैं। मान लीजिए कि एक ठो किसान है, वो एक ट्रांसपोर्टर है, एक फैक्ट्री ओनर है, ठीक है, और बाकी लोग भी इनके साथ मिले हुए हैं। ये सब लोग मिल के अगर काम में मदद करेगा शुगर इंडस्ट्री में, तो क्या होगा? इनका काम जल्दी होगा। किसान फटाक से उसको निकाला, ट्रांसपोर्टर को दिया, ट्रांसपोर्टर उसको फैक्ट्री में ले आया, फैक्ट्री में वो लोग बाकी प्रोसेस कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि ये जो बैरियर है वो दूर हो जाएगा, और इसका जो सुक्रोज कंटेंट है जो घटने लगता है समय के साथ, वो फास्ट अगर प्रोसेस करेंगे तो नहीं घटेगा, और नहीं घटेगा तो अच्छा क्वालिटी का हमें शुगर मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो यही कोऑपरेटिव सेक्टर को बोला था। कोऑपरेटिव सेक्टर को काफ़ी सूट करता है, लिखा ना, आइडली सूट करता है। बिकॉज वही कारण आप समझ लीजिए, बिकॉज स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन आर बैरियर्स का बैरियर यही है ना, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करना, यही तो बाधा है। अगर इसको दूर कर देंगे तो अच्छा फ़ायदा होगा इनके ओनर्स को। ठीक, कोऑपरेटिव में क्या होता है? मतलब जो फार्मर है, मिल ओनर है, वो लोग मिलकर इस प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकता है। बस यही कारण है और कुछ कारण नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है ज़रा देख लिया जाए। तो है तो ऐसे बहुत राज्यों में आप नाम देख सकते हैं, लेकिन 60% सिर्फ दो राज्य मिलकर ही बना लेते हैं, जो कि यूपी और बिहार। यूपी बिहार अकेले 60% करते हैं, बाकी का जो 40% है वो ये सब राज्य, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र, ये सब स्टेट्स मिलकर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शिफ्ट टू द वेस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट्स, मतलब ये वेस्टर्न जो हम लोग का कंट्री के, जैसे मैंने बताया ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये जो हमारा वेस्टर्न और साउथ का जो एरिया है, इधर हम लोग का स्कोप है शुगर केन को उगाना और शुगर इंडस्ट्री को बढ़ाना। तो इसको हम लोग चाहे तो बेहतर कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। शिफ्ट हो सकता है यहाँ पर, जो अभी सिर्फ यूपी बिहार में चल रहा है, यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो इन द रिसेंट ईयर देयर इज टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली इन महाराष्ट्र। ज़्यादातर महाराष्ट्र में इसका चांसेस है। कैसे? दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज़ अ हाई सुक्रोज कॉन्टेंट। यहाँ का जो महाराष्ट्र वाला एरिया में जो प्रोड्यूस होता है शुगर केन, उसमें सुक्रोज काफ़ी मात्रा में होता है, काफ़ी मीठा रहता है, और क्लाइमेट यहाँ का उतना गर्म नहीं रहता, कूलर रहता है, ठंडा ठंडा रहता है। तो कूलर रहता है, उसका क्रशिंग सीजन जो है वो लंबा हो जाता है। क्रशिंग मतलब उसको निचोड़ के उसमें से जूस निकालना। तो ज़्यादा समय तक कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, तो उसको ज़्यादा समय तक हम लोग छोड़ भी देंगे ना तो सूखेगा नहीं, तो सुक्रोज का कंटेंट उसका बना रहेगा। तो कुछ समय के बाद भी क्रशिंग उसको करेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, लॉस नहीं होगा। मतलब स्टोरेज का जो एक प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया यहाँ पर, है ना, और अच्छा क्वालिटी का सुक्रोज मिल रहा है, ये अच्छा है। कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल। यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना, कोऑपरेटिव्स को शूट करता था, यहाँ पर कोऑपरेटिव्स ज़्यादा एक्टिव है एज कंपेरिजन टू द अदर स्टेट्स। ठीक है, ये सब कुछ कारण से। आगे हम लोग को पढ़ना है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगी मैडम राइड्स द बस। मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जो, उसको कंप्लीट करना है मुझे। अगला वीडियो जो आएगा मैडम राइड्स द बस, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैप पर कुछ वीडियोस आएगी, मैप को मुझे पढ़ाना है आपको। ठीक है, और इस तरह से हम लोग सारा सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको आज का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। जो भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से, आप इसका आंसर बना सकते हैं। ठीक है, और मैंने बताया किस तरह से इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, है ना। तो बेटर ये रहेगा कि आप लोग वीडियो को आप चाहे तो 2 बार देख लें, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टोटल इंग्लिश। थैंक यू।